हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर समझाने जा रही हूँ। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है, जहाँ वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में वर्णित है। वित्त विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, धन विधेयक जो हैं उनको परिभाषित किया गया है, उसकी कुछ शर्तें हैं, उनका अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि जो सभी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु वे ही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जो कि निम्न शर्तों का पालन करते हैं। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, बट वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जो कि निम्न शर्तों का पालन करते हैं। वो शर्तें क्या हैं? किसी कर का अधिरोपण करना, उत्साधन करना, परिवर्तन। मतलब कोई भी टैक्स लगाया है, उसमें आप चेंज कर रहे हैं, है ना, उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उससे जो मतलब जो मनी कलेक्ट होगा वो किस में जाएगा? धन विधेयक में जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, मतलब केंद्र सरकार जो मनी ले रही है, ठीक है ना, वो भी किससे किससे लेगी? धन विधेयक के थ्रू। संचित निधि से धन का विनियोग, जो भी संचित निधि है उससे धन का विनियोग करना। भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, धन निकालना या जमा करना। मतलब कि जो संचित निधि से निधि है उससे हम धन का यूज़ करें, उसमें संचित निधि आकस्मिक निधि की उसमें धन निकालें या उसमें कुछ धन जमा कराएं। संचित निधि से व्यय की उद्घोषणा, व्यय की राशि में वृद्धि। मतलब कि संचित निधि से आपको कुछ व्यय करना है तो उसकी उद्घोषणा एक विधेयक द्वारा करी जाएगी, जो कि कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। ठीक है, यह व्यय की राशि में वृद्धि, मतलब हमने पहले डिसाइड किया कि हमें इतना व्यय करना है और फिर बाद में हमने ये देखा कि जो व्यय है उसमें कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वो जिस विधेयक के द्वारा उसको पास किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत इसको नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा इसको 14 डेज के लिए रोक सकती है। कितने डेज के लिए? 14 डेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा इसको अपने पास रोक सकती है। उसके अलावा राज्यसभा को कोई भी हक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं अपन वित्त विधेयक में। तो वित्त विधेयक दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 117 में। इसके दो पार्ट्स हैं, 117(1), 117(3). 117(1) में जो वित्त विधेयक वर्णित है वो धन विधेयक के समान ही है। ठीक है, धन विधेयक के समान मतलब जो अनुच्छेद 110 में जो अभी हमने शर्तें देखी थी कि किसी टैक्स को लगाना, उसको कम करना, केंद्र सरकार द्वारा जो लिया गया धन है उसका विनियमन करना, संचित निधि से धन को यूज़ करना, संचित निधि आकस्मिक निधि से धन का निकालना, उसमें जमा करना, संचित निधि से जो व्यय करना है उसकी उद्घोषणा करना, या फिर जो आप व्यय कर रहे हैं उसकी अचानक से वृद्धि करना, ये जो सारी चीज़ें थी ये धन विधेयक में थी। तो वित्त, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो ये जो वित्त विधेयक हैं जो धन विधेयक से सिमिलैरिटीज़ रखते हैं वो आते हैं 117(1) में, और जो इसके सेम नहीं होते हैं वे मामले जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 में नहीं किया गया है वो मामले आते हैं 117(3) में। तो ये है वित्त विधेयक 1, ये है वित्त विधेयक 2। अच्छा जी, अब क्योंकि ये धन विधेयक के समान है वित्त विधेयक 1 जिसका वर्णन 117(1) में किया गया है, ठीक है, तो इसकी क्या शर्त होगी? ये राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। और जो वित्त विधेयक 2 है 117(3) में, तो ये किसकी तरह काम करेगा? साधारण विधेयक की प्रक्रिया के तहत। दूसरा, इसमें जो मामले हैं, ठीक है ना, इसको जो राज्यसभा है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो धन विधेयक था
इसमें क्या था कि जो राज्यसभा है वो उसे स्वीकृत मतलब अस्वीकृत नहीं कर सकती। लेकिन इसमें जो 110 में जो वर्णित मामले हैं जो कि 117 में आते हैं, ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा शेष सभी मामलों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें अस्वीकृत या अस्वीकृत दोनों कर सकती है। अब मान लो कि इसमें लोकसभा या राज्यसभा में कोई विवाद हो गया, तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक का प्रावधान वित्त विधेयक में है, बट धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो वित्त विधेयक 1 और 2 दोनों के लिए लागू होता है। अब क्योंकि हमने इस डिस्क्रिप्शन में बार बार संचित निधि और आकस्मिक निधि की बात करी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या होती है। संचित निधि का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 266 में किया गया है। तो जो 266 है ये बेसिकली यह बताता है कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा सभी भुगतान जिस निधि से किए जाते हैं वो संचित निधि कहलाती है। क्या बताया गया है 266 में? ये बताया गया है इस अनुच्छेद में कि भारत सरकार द्वारा जो सभी भुगतान हैं वो जिस निधि से करे जाते हैं वो संचित निधि कहलाती है, ठीक है ना। इससे जो प्राप्तियां हैं मतलब जो हम लेते हैं इस निधि से वो तो उधार कहलाता है, ठीक है। और जो इसमें डिपॉजिट कराते हैं जो भुगतान वो जमा कहलाता है। अब देखते हैं आगे, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जो भी राजस्व टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं वो सारा किस में जाता है? संचित निधि में। राजकोषीय विधेयकों, ऋण अग्रिमों को जारी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए ऋण, ये सब कहाँ से लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऋण लेगी संचित निधि से, ठीक है ना। अच्छा, ऋणों की पुनः अदायगी से प्राप्त राशि, मतलब कि अब किसी ने जो ऋण है वो डिपॉजिट करा दिया, पैसा उधार लिया फिर उसे भर दिया, तो वो जो पैसा गया वो भी कहाँ जाएगा? संचित निधि से। मतलब कहने का ये है कि जो ओवरऑल कंट्रोल है वो किसका रहता है संचित निधि पर? भारत सरकार का रहता है। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का जो भाई वर्णन है वो किया गया है 267 में। आकस्मिक निधि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्जेंटली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो ऑब्वियस है कि किसी एक के कंट्रोल में होगा ये, ठीक है ना। आकस्मिक आप ले रहे हैं इमरजेंसी में तो किसी एक के कंट्रोल में होगा। तो बेसिकली जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है इसको, ठीक है। राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है, मतलब कि अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है वो ये परमिशन दे सकता है कि हाँ भाई आप आकस्मिक निधि से पैसा ले लीजिए। उसके बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं संसद वाली, बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। तो आकस्मिक निधि किसके कंट्रोल में रहती है? राष्ट्रपति के। संचित निधि किसके कंट्रोल में रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो राजस्व प्राप्त होता है इसमें डिपॉजिट कराती है। इससे जो धन उधार लिया जाता है वो संचित निधि से लिया जाता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक। धन विधेयक 110 में डिफाइंड है, वित्त विधेयक 117 में डिफाइंड है। वित्त विधेयक दो तरीके के होते हैं, 117(1) एंड 173। जो 117(1) है इसमें कौन से वित्त विधेयक हैं? जो धन विधेयक जैसे हैं, और उसके अलावा जो है वो है 117(3) में, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने क्या देखा? वही किसी कर का अधिरोपण करना, उसको चेंज करना, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन करना, संचित निधि जो है उससे धन का विनियोग करना, संचित निधि आकस्मिक निधि से धन निकालना, उसमें जमा कराना, है ना। आप संचित निधि से कुछ भी आपको व्यय करना है तो उसकी उद्घोषणा कर दी, तो वो भी किससे आएगी? धन विधेयक के अंतर्गत आएगी। या व्यय जो भी आपको खर्च करना है उसकी राशि में वृद्धि आएगी। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश। जो आपका 1171 है वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश। और ये है साधारण विधेयक की तरह, है ना। ये राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है। और जो 117(1) के है में जो दिया गया है वो राज्यसभा द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे ही 117(3) के अंतर्गत
जो है वो स्वीकृत अस्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि विधि विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।